हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं SS710 कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये स्टैंडर्ड शब्दों का खेल है, क्योंकि यहाँ पे कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन आता है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स आता है और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है। ये स्टैंडर्ड पढ़ते पढ़ते एक टाइम के बाद समझ में नहीं आता है किसके बारे में बात हो रही है। क्या वो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, या करस्पॉन्डिंग फिगर्स के बारे में बात हो रही है, या कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है। तो इसको तोड़ते हैं, इसको समझते हैं और आगे हमेशा इस पॉइंट पे आके हम लोग देखते चलेंगे कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। अभी ऑडिट प्रोसीजर किसके ऊपर लग रहा है, ऑडिट रिपोर्टिंग किसके ऊपर हो रहा है। तो ये सब वापस आके इसको रेफर करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन हुआ कोई अमाउंट या डिस्क्लोजर जो कि इंक्लूडेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। तो कोई भी ऐसा अमाउंट या डिस्क्लोजर पिछले साल का या पिछले कई सालों का इंक्लूडेड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ये हो गया कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, जनरल डेफिनेशन। अब कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में दो तरीके की चीजें होती है। एक होता है करस्पॉन्डिंग फिगर्स और दूसरा होता है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होता है। करस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब होता है कोई भी कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन जहां वेयर अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रायर पीरियड इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कोई भी कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन जहां पे अमाउंट्स और डिस्क्लोजर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटीग्रल पार्ट है। और ये क्यों लिखा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। मतलब इस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं देता, ये आगे पढ़ेंगे। इस चीज पे ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं देता, इसे बस रीड करता है। ठीक है, तो corresponding figures are just intended to read only in relation to amounts and other disclosures relating to current period. ठीक है, next, the level of detail presented in corresponding amounts and disclosure is dictated primarily by its relevance to current period figures. इसका ये मतलब हुआ एफआरएफ कहीं भी ये गाइड नहीं करता कि किसे इंक्लूड करना है, किसे नहीं इंक्लूड करना है। ये टोटली बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स, ये मैनेजमेंट जजमेंट है कि कितना वो इंक्लूड करना चाहता है। तो लेवल ऑफ डिटेल किस चीज पे डिपेंडेंट होता है? प्राइमरली बाय इट्स रेलेवेंस टू करंट पीरियड फिगर्स। करंट पीरियड कोई फिगर बहुत रेलेवेंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग फिगर उसके बगल में लिखा रहेगा। कोई डिस्क्लोजर बहुत रेलेवेंट है तो जो करस्पॉन्डिंग डिस्क्लोजर उसका बगल में लिखा रहेगा, राइट। और वो सिर्फ पढ़ने के लिए होगा, रीड ओनली होगा। उसके उसके ऊपर ऑडिटर ओपिनियन नहीं देता है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स पे ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं देता है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आगे पढ़ लेंगे। ओके, तो एक पार्ट हो गया कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन का, करस्पॉन्डिंग फिगर्स। अब दूसरा पढ़ता है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम से ही पता चलता है कि ये कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक है, तो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन वेयर अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स फॉर प्रायर पीरियड इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ये कोई भी अमाउंट या डिस्क्लोजर कंपैरिजन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड के लिए इंक्लूड होता है, बट इफ ऑडिटेड आर रेफर्ड टू इन ऑडिटर्स ओपिनियन। और ऑडिट अगर ये कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होता है तो ऑडिटर अपना इस पे ओपिनियन देता है। इस पे क्या था, करस्पॉन्डिंग फिगर्स पे ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं देता, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस। पर यहाँ पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब the level of information included in comparative financial statement is comparable with that of financial statement of current period। ठीक है, जो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड है उसमें जितना इन्फॉर्मेशन है उसके बाजू में बिल्कुल कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहता है। ठीक है, पिछले साल का या पिछले कई सालों का, जितने भी साल का बनाना है उतने साल का बना रहता है। तो इसमें ये जजमेंट पे बेस्ड नहीं होता, ये जजमेंट पे बेस्ड होता है, क्योंकि कोई करंट पीरियड का फिगर कितना रेलेवेंट है उसके हिसाब से काम होता है, उसके हिसाब से लेवल ऑफ डिटेल डिसाइड होता है। ठीक है, डन हो गया। तो हमने पढ़ा कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, एक जनरल डेफिनेशन। इसके अंदर दो आते हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर जो कि रीड ओनली होता है, इस पर ऑडिटर ओपिनियन नहीं देता है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आगे पढ़ेंगे। दूसरा होता है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी कंपैरिजन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड के लिए इंक्लूड होता है और इस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन या लेवल ऑफ डिटेल की बात करें तो ये जजमेंट पे डिपेंडेंट होता है कि जितना रेलेवेंट है करंट पीरियड का फिगर उतना ज्यादा लेवल ऑफ डिटेल बढ़ेगा। कम रेलेवेंट है तो शायद इंक्लूड ना भी हो, पर ये कंपेरेबल होता है विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड।
ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन। हम लोग ऑडिट प्रोसीजर किसका पढ़ने वाले हैं? कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन का, ठीक है। करस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अलग अलग नहीं, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन का। इसका क्या मतलब हो कि ये दोनों का हम लोग साथ में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी ऑडिटर ऑडिट करना शुरू कर रहा है, प्रोसीजर्स लगा रहा है, तो परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या क्या स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा? इंश्योर करेगा कि कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन अग्रीज विद अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन प्रायर पीरियड। ये चेक करेगा कि जो भी कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन है अग्रीज विद अमाउंट्स और अदर डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन प्रायर पीरियड। जो प्रायर पीरियड में प्रेजेंट हुआ था वही इस साल कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन में वही अमाउंट या डिस्क्लोजर लिखा हुआ है। क्योंकि ये अमाउंट तो पहले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आया है, और पहले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेट्स से लिखा हुआ था 100 और इस साल वही करस्पॉन्डिंग फिगर 150 लिख दिया, तो मिसमैच हो जाएगा। तो ये चेक करना कि पिछले साल वो 100 लिखा हुआ था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और इस साल जो करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन बन के वो आया है तो वो 100 ही है, ठीक है। इंश्योर दैट कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन अग्रीज विद द अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन प्रायर पीरियड, ओके। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी वाली बात, अकाउंटिंग पॉलिसी में तो वही होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो अप्लाई किया गया है वो कंसिस्टेंट है विद दोज अप्लाइड इन करंट पीरियड। और दूसरा, एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज एंड प्रेजेंटेड। तो अकाउंटिंग पॉलिसी तो कोई भी पॉइंट है तो ये दो पॉइंट तो आते ही है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है विद दोज अप्लाइड इन करंट पीरियड, और दूसरा कोई भी चेंज हुआ है तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज और प्रेजेंटेड है। दूसरा, ये हमने स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाया कि पिछले बार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा गया था और आज जो करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन बन के आया है दोनों अमाउंट सेम है, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है और कोई भी चेंजेस हुआ है तो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है, ओके। अब आएगा इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑडिट प्रोसीजर कहीं कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना है। ए पॉइंट हमने पढ़ लिया, बी पॉइंट इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ एनी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, कोई पॉसिबल मिसस्टेटमेंट लगता है इन कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है? कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन ये, ठीक है। If auditor becomes aware of any possible misstatement in comparative information, then he should perform the necessary audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence. कोई भी possible misstatement उसको comparative information में लगे है तो वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा और नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। अगर ऑडिटर ऑडिट किया है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर यही ऑडिटर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इसने ऑडिट किया है तो ही शुड फॉलो द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 560, मतलब जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स में उसको भी ध्यान में रख के चलेगा अगर इसने ही प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया तो। और लास्ट में हम ऑडिट प्रोसीजर पे ही पढ़ रहे, अभी ऑडिट स्पेसिफिक प्रोसीजर देखा, फिर इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अब रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो ऑडिटर क्या होगा? एज रिक्वायर्ड बाय 580, ऑडिटर should also request written representation, ठीक है। he should also obtain a specific written representation regarding any prior period items। अगर उसे कोई specific written representation चाहिए किसी prior period item के लिए that is disclosed in the current period financial statement, वो obtain कर सकता है। तो हमने अभी पढ़ा ऑडिट प्रोसीजर, पढ़ा कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन का। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब ये मतलब ये दोनों इंक्लूडेड है इसमें। डन। स्पेसिफिक प्रोसीजर पढ़ा कि पहले जो इन्फॉर्मेशन था आज भी सेम अमाउंट होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है, कोई भी चेंज हुआ तो उसे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज और प्रेजेंटेड है, कोई भी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट लगता है तो वो परफॉर्म करेगा नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। और अगर इसी ऑडिटर ने प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ऑडिट किया है तो ऐसे 560 का रिक्वायरमेंट ध्यान देके चलेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट का ध्यान देके चलेगा। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोला कि ऑडिटर ऑब्टेन करेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकता है रिगार्डिंग एनी प्रायर पीरियड आइटम दैट इज डिस्क्लोज इन द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया। प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद क्या करता है? वो रिपोर्ट करता है, ऑडिट रिपोर्टिंग। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्टिंग को करस्पॉन्डिंग फिगर्स। ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग फिगर्स कहाँ था? ये था। हमें करस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात करनी है अभी, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स। रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग ऑन करस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो इसमें हमने देखा था क्या होता है करस्पॉन्डिंग फिगर्स, ये रीड ओनली होता है और इसमें ओपिनियन नहीं देता, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन हमने पढ़ा था ये। तो रिपोर्टिंग ऑन करस्पॉन्डिंग फिगर्स, ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स एक्सेप्ट इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब एक्सेप्शंस क्या है ये देखते हैं। Audit report of previous period contains other than unqualified opinion.
ओके, मतलब प्रीवियस पीरियड का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें जो ओपिनियन है वो अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर है, इन तीनों में कोई भी है तो ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन देगा करस्पॉन्डिंग फिगर्स पे भी। ऐसा तो नहीं देगा, नॉर्मली नहीं देगा। अगर अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, मतलब पिछले बार एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा था, एकदम बराबर था, तो फिर वो नहीं दे रहा है अपना ओपिनियन इस साल में करस्पॉन्डिंग फिगर्स पे। बट अगर पिछले साल अनक्वालिफाइड ओपिनियन के अलावा कुछ और था, मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन हो, एडवर्स हो, डिस्क्लेमर हो, तब करस्पॉन्डिंग फिगर्स पे भी ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। ओके, ये पहला एक्सेप्शन। सेकंड, ऑडिटर हैज सफिशिएंट एविडेंस दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट। ऑडिटर के पास सफिशिएंट एविडेंस है, सफिशिएंट एविडेंस है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड। पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, विच वाज नॉट एड्रेस्ड अर्लियर। पिछले बार वो एड्रेस नहीं हुआ था, और इस साल ऑडिटर को पता है कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो करस्पॉन्डिंग फिगर्स पे भी अपना ओपिनियन देगा। तो हमने दो एक्सेप्शन पढ़े कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन के अलावा कोई और ओपिनियन पिछले बार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन के अलावा का मतलब एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, तो उस केस में वो करस्पॉन्डिंग फिगर्स पे भी ओपिनियन देगा। और अगर उसे ऑडिटर को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड में कुछ मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि पिछले बार एड्रेस नहीं किया गया है, उस केस में करस्पॉन्डिंग फिगर पे वो ओपिनियन देगा। ये प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड, अगर पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुआ, obtain sufficient appropriate audit evidence that opening balance doesn't contain any material misstatement। ठीक है, अगर पिछली बार का ऑडिट ही नहीं हुआ तो ये ऑडिट एविडेंस ले लेना होगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो कंटेन नहीं करता है एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस अगर कंटेन नहीं करता तो आगे, क्योंकि पिछले बार का कैरी फॉर स्पिल ओवर इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस से ही शुरू हो जाता है। अगर ओपनिंग बैलेंस उसने सही लिखा है, ढंग से लिखा है, तो चांसेस कम है कि पिछले बार का कुछ गड़बड़ इस साल फॉलो हो। ठीक है, अगर ऑडिट नहीं हुआ तो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि ओपनिंग बैलेंस डोंट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, इफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्रायर पीरियड इंक्लूड्स मॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अगर ऑडिट रिपोर्ट प्रायर पीरियड का मॉडिफाइड ओपिनियन है उसमें, तो मैटर विच गिव राइज टू मॉडिफिकेशन, अगर वो आज भी अनरिजॉल्व है, मतलब किसी किसी रीजन की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन पिछले साल के ऑडिट रिपोर्ट में दिया गया है, ठीक है, तो वो जो जिस मैटर की वजह से दिया गया ना वो आज भी अनरिजॉल्व है, तो ऑडिटर शैल मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब पिछले बार का कोई आइटम है जिसके वजह से कोई मॉडिफिकेशन ओपिनियन दे दिया ऑडिटर, और वो आज भी वो अनमॉडिफाइड है, सॉरी आज भी अनरिजॉल्व है, आज भी अनरिजॉल्व है, तो क्या करेगा ऑडिटर, मॉडिफाई करेगा ऑडिट रिपोर्ट ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पिछले बार की वजह से इस साल भी गया अगर तुमने सही नहीं किया। ओके, अब तुमने मॉडिफाई तो कर दिया, करंट पीरियड में मॉडिफाई तो कर दिया, अगर अनरिजॉल्व रहा तो अब बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा भी लिखना पड़ेगा, क्यों मॉडिफाई किया भाई। इन बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैरा इन ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर शैल ईदर refer to both corresponding current period figure plus current corresponding figures। तो जब मॉडिफिकेशन बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैरा बनाएगा तो दो केस हो सकता है, या तो वो दोनों को रेफर कर दे, करंट पीरियड फिगर को भी रेफर कर दे और करस्पॉन्डिंग फिगर्स को भी रिपोर्ट कर दे। करस्पॉन्डिंग फिगर याद है ना, करस्पॉन्डिंग फिगर ये वाला। ओके, करंट पीरियड फिगर को भी रेफर करे और करस्पॉन्डिंग फिगर को भी रेफर करे। और इन डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन में ये भी बता दे क्या मैटर है जिसके से मॉडिफिकेशन ओपिनियन दिया ऑडिटर ने। व्हेन द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर ऑन करंट पीरियड फिगर्स आर मटेरियल, अगर जो इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट करंट पीरियड फिगर्स पे जो इफेक्ट है या पॉसिबल इफेक्ट है वो मटेरियल हो रहा है पिछले बार की गड़बड़ी की वजह से। ठीक है, तो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में पहला काम ये कर सकता है वो इधर वो रेफर कर सकता है दोनों को, करंट पीरियड फिगर को भी, करस्पॉन्डिंग फिगर को भी। डिस्क्रिप्शन में बता देगा क्या मैटर है जिसकी वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर ने दिया है, और बताएगा कब बताएगा, जब इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट करंट पीरियड फिगर्स पे मटेरियल है। ओके, दूसरे केस में इन अदर केस एक्सप्लेन दैट ऑडिट ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड, बताएगा कि ऑडिटर ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई हुआ है बिकॉज इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर, कि जो इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट अनरिजॉल्व मैटर का ऑन कंपेरेबिलिटी ऑफ करंट पीरियड फिगर्स एंड करस्पॉन्डिंग फिगर्स। ठीक है, तो जो पॉसिबल इफेक्ट है वो अनरिजॉल्व मैटर का ऑन कंपेरेबिलिटी ऑफ करंट पीरियड्स फिगर एंड करस्पॉन्डिंग फिगर्स। ओके,
नेक्स्ट, अब आता है रिपोर्टिंग ऑन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग, तो ये है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपैरिजन के लिए बनता है और इस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। इस पर ऑडिटर ओपिनियन नहीं देता है जनरली, लेकिन एक्सेप्शन हमने दो पढ़ा। क्या पढ़ा कि पिछले बार का ऑडिट रिपोर्ट में अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन है। मॉडिफाइड मतलब क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर। और दूसरा हमने क्या देखा, कि जो कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड जिसको पिछले बार एड्रेस नहीं किया गया है। ठीक है, और ये ऑडिटर के पास सफिशिएंट एविडेंस है इस बात पे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले रिपोर्टिंग ऑन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हम कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर ऑडिटर का ओपिनियन है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन प्रीवियसली ऑडिटेड फिगर्स, पिछले बार जो ऑडिट हुआ था ना उसमें कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट था, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा वो ऑडिटर कि इन्फॉर्म कर दो प्रीवियस ऑडिटर को बताओ कि भाई जो पिछले बार के फिगर्स में ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें इस ऑडिटर को तो ओपिनियन देना ही है, तो पिछले बार के भी कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ध्यान रख के चलेगा वो। तो क्या होगा, अगर किसी और ने ऑडिट किया है तो अगर खुद ने उसने ऑडिट किया पिछले साल का तो वो खुद ही चेंज कर देगा, अगर उसे समझ में आएगा कि मटेरियल में स्टेटमेंट है खुद से कर लेगा। लेकिन अगर कोई मटेरियल में स्टेटमेंट है प्रीवियसली ऑडिटेड फिगर्स में तो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि इन्फॉर्म कर दो प्रीवियस ऑडिटर को, जो पिछले बार किसी और ऑडिटर ने अगर ऑडिट किया तो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि भाई पिछले ऑडिटर को बोलो कि प्रीडेसेसर ऑडिटर अग्री, request management to inform previous auditor. Okay, predecessor auditor agrees or amends with new report. अगर प्रीवियस ऑडिटर मान जाता है और अग्री कर जाता है तो अमेंड विथ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, देन करंट ऑडिटर शैल रिपोर्ट ओनली ऑन करंट पीरियड। तब वो अपने इस साल के फिगर्स पर ध्यान देगा, उससे मतलब रखेगा, पिछले बार का छोड़ देगा, क्योंकि पिछले बार किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया था उसमें कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इस साल के करंट और इस साल के ऑडिटर को पता चल गया, तो मैनेजमेंट को उसने बोला कि भाई प्रीडिसेसर ऑडिटर को बताओ इस मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में। अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर मान जाता है और उस हिसाब से वो अमेंड करता है न्यू विथ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, तब जो करंट पीरियड का ऑडिटर है ना वो पिछले बार का कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भूल के सिर्फ करंट पीरियड के फिगर्स पे ध्यान देगा। ओके, लेकिन अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर नहीं एग्री करता है इस चीज के लिए, बोलता है मैं चेंज नहीं करूंगा, मेरे लिए ये मिसस्टेटमेंट नहीं है या मुझे नहीं लगता मिसस्टेटमेंट है, तब फिर क्या करेगा, करंट ऑडिटर चेंजेस ओपिनियन इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब करंट ऑडिटर के पास ये पावर आ जाता है कि वो चेंज कर दे पिछले बार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ओपिनियन आया उस पर उसे, और फिर डिस्क्लोज कर दे सब्सटैंटिव रीजन फॉर डिफरेंट ओपिनियन इन ओएम पैरा, और फिर सब्सटैंटिव रीजन दे दे ओएम पैरा में कि क्यों उसने पिछले साल के ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन बदल दिया। तो ये है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कहानी और उसकी रिपोर्टिंग। बहुत अच्छा डायग्राम है, एक बार देख लेना होगा। अब रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट कॉमन फॉर बोथ। अब हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों के बारे में। तो रिपोर्टिंग इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले हमने करस्पॉन्डिंग फिगर्स का रिपोर्टिंग देखा, फिर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखा, अब कॉमन फॉर बोथ है उसे चेक करता है। रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट कॉमन फॉर बोथ। इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ऑडिटेड बाय प्रीडेसेसर ऑडिटर, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी प्रीडेसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया है तो ऑडिटर शैल स्टेट इन ऑडिट रिपोर्ट में साफ साफ लिख देगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय प्रीडेसेसर ऑडिटर। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में अपने लिख देगा कि जो पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो प्रीडेसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया है। द टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय प्रीडेसेसर ऑडिटर, क्या ओपिनियन दिया है उसने, अनक्वालिफाइड दिया है, क्वालिफाइड दिया है, क्या दिया है, डिस्क्लेमर, एडवर्स, जो भी दिया है वो भी मेंशन कर देगा। और द डेट ऑफ दैट ऑडिट रिपोर्ट, मतलब पिछले बार का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका डेट है वो भी मेंशन करेगा। लेकिन ये सब जो मेंशन करना है ना ये नॉर्मली कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए करना है जनरली। ठीक है, मतलब कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए करना है। करस्पॉन्डिंग फिगर के लिए ओनली इफ लॉ एंड रेगुलेशन परमिट्स। ठीक है, तो नोट इन केस ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर्स दिस इज रिक्वायर्ड ओनली इफ परमिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। ये सब तभी लिखने की जरूरत है अगर लॉ रेगुलेशन परमिट करता है, अदरवाइज ये सिर्फ कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही लिखना होता है। ठीक है,
ये कहाँ क्या केस था कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर, और दूसरा इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर वर नॉट ऑडिटेड, मतलब प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुआ, उस केस में क्या होगा, ऑडिटर शैल रिपोर्ट अबाउट इट इन ओएम पैरा, अदर मैटर पैराग्राफ में वो लिख देगा कि पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट ही नहीं हुआ है, दैट करस्पॉन्डिंग और कंपेरेटिव फिगर्स आर अनऑडिटेड, जो भी करस्पॉन्डिंग फिगर्स है और कंपेरेटिव फिगर्स है वो अनऑडिटेड है. This disclosure does not relieve him from his responsibility of obtaining sufficient appropriate audit evidence that opening balance do not contain misstatement that materially affects current period financial statement. अब उसने ओएम पैरा में लिख दिया कि पिछले बार का करस्पॉन्डिंग फिगर या कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुआ है, उसने ओएम पैरा में लिख दिया, बट ये लिखने से उसका इस चीज से वो निवृत्त नहीं होता है कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना ले अबाउट द ओपनिंग बैलेंस, कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द ओपनिंग बैलेंस तो है या नहीं. ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा था कि if prior period financial statement not audited obtain sufficient appropriate audit evidence that opening balance don't contain any material misstatement, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. कंफ्यूजन होता है नाम में, तो नाम के साथ पढ़ना है. हमने ऑडिट प्रोसीजर कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन का पढ़ा था टोटल, फिर हमने एक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा करस्पॉन्डिंग फिगर का पहले, फिर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पढ़ा, फिर कॉमन फॉर बोथ पढ़ लिया. करस्पॉन्डिंग फिगर्स जनरली ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन नहीं रहता है ऑडिटर का, फ्यू एक्सेप्शंस, दो एक्सेप्शन है, और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे. First question. Mr. A, a practicing CA, audited the financial statement of C Limited. Mr. A ने ऑडिट किया C Limited का financial statements for the previous year 21-22 and expressed an unmodified opinion. ठीक है, मतलब सब कुछ true and fair view दे रहा है, financial statement सब कुछ बढ़िया है. C Limited was of the view that Mr. A is not conducting the audit properly and therefore for the current year 22-23 it appointed Mrs. B, a leading practicing CA, to conduct the audit and present comparative financial statement. तो कंपनी को ऐसा लगा मिस्टर ए सही से ऑडिट नहीं कर रहा है, तो उसने अपॉइंट कर लिया नेक्स्ट ईयर मिसेस बी को, जो कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टू कंडक्ट ऑडिट एंड प्रेजेंट कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, Mrs. B, while performing the auditing procedures, found that C Limited has undercharged the wages of 10 lakh during the previous year, resulting in overstatement of profit. तो Mrs. B ने क्या किया, ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते टाइम उसे पता चला C Limited जो कि कंपनी है उसने अंडर चार्ज कर रखा है वेजेस ऑफ 10 लाख का वेजेस अंडर चार्ज कर रखा है, जिसके वजह से प्रीवियस ईयर में वो भी अंडर चार्ज कर रखा है 10 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रिजल्टिंग इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जिससे प्रॉफिट बढ़ गया है. व्हाट आर द फर्दर प्रोसीजर्स मिसेस बी इज रिक्वायर्ड टू परसी. अब देखना ये है, खोजना में ये है कि एक तो पहले मिस्टर ए था, फिर बाद में मिसेस बी आ गया. ठीक है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, और जो नया ऑडिटर है उसे क्या मिला, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसे पता चला कि अंडर चार्ज हुआ है वेजेस ऑफ 10 लाख रुपए. ठीक है, तो अब मिसेस बी क्या फर्दर प्रोसीजर लगाएगा, राइट? तो हमने पढ़ा था यहाँ पे ऐसे 710 में चलते हैं, तो हमने देखा था कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्टिंग कैसे करते हैं. तो ऑडिटर के ओपिनियन के हिसाब से कोई मटेरियल में स्टेटमेंट है प्रीवियसली ऑडिटेड फिगर्स में. ठीक है, इस केस में क्या है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ वेजेस कम रिपोर्ट हुआ जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है, जो कि गलत है. ठीक है, मटेरियल स्टेटमेंट इन प्रीवियसली ऑडिटेड फिगर्स. तो इस केस में क्या करेगा मिसेस बी, क्या करेगा, जो कि मिसेस बी रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट टू इन्फॉर्म प्रीवियस ऑडिटर. क्या बोलेगा प्रीवियस ऑडिटर को इन्फॉर्म करने के लिए, प्रीडेसेसर ऑडिटर. ठीक है, तो प्रीडेसेसर ऑडिटर को बता देगा मैं स्टेटमेंट, और फिर बोलेगा चेंज कर लो. तो अगर प्रीडेसेसर ऑडिटर अग्री कर जाता है, अग्रीज एंड अमेंड्स विथ न्यू रिपोर्ट, देन करंट ऑडिटर शैल रिपोर्ट ओनली ऑन करंट पीरियड. तो फिर अगर जो प्रीडेसेसर ऑडिटर है, तो इस केस में कौन है, मिस्टर ए. ठीक है, वो अग्री कर जाता है कि हाँ सही में मिसस्टेटमेंट तो है, मुझे भी लग रहा है, तो मैं अमेंड कर देता हूँ रिपोर्ट को और एक नया रिपोर्ट देता हूँ. अगर ऐसा है तो फिर करंट ऑडिटर जो है, जो कि मिसेस बी है,
वो बोलेगा ओके वेरी गुड, उसने अमेंड कर दिया, अब मैं सिर्फ करंट पीरियड के फिगर्स पे ध्यान देता हूँ, बाकी पीछे वाला पीछे को छोड़ दो। दूसरा केस ये हो सकता है कि प्रेडिसेसर ऑडिटर डज नॉट एग्री, तब क्या होगा, करंट ऑडिटर चेंजेस ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारे केस में क्या हुआ था कि जो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ओपिनियन था वो अनमॉडिफाइड था, मतलब ऐसा था कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है। तो उस केस में क्या करेगा, प्रेडिसेसर ऑडिटर अगर मानने को तैयार नहीं है कि मिसस्टेटमेंट था पिछले टाइम पे, जो कि अभी नए ऑडिटर ने फाइंड आउट किया है, तो वो क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा सब्सटैंटिव रीजन फॉर डिफरेंट ओपिनियन इन ओएम पैरा। तो करंट ऑडिटर क्या करेगा, चेंज कर देगा पिछले साल के ऑडिटर का ओपिनियन, और फिर सब्सटैंटिव रीजन दे देगा ओएम पैरा में ये क्यों उसने चेंज किया है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है कुछ। तो ऐसा बोलता है 710 comparative information corresponding figures and comparative financial information deals with the auditor's responsibility regarding comparative information in an audit of financial statement. To examine the comparative information, auditor is required to perform following procedure: determine करना whether financial statement include comparative information required by FRF and whether such information is classified appropriately. तो सबसे पहले तो comparative information के बारे में पता करेगा कि कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है या नहीं जो कि रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ है, एफआरएफ जैसा बोला है वैसा कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है या नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये चेक कर लेगा। एंड वेदर सच इन्फॉर्मेशन इज क्लासिफाइड अप्रोप्रिएटली, प्रॉपर्ली क्लासिफाई हुआ है। दूसरा, इवैल्यूएट वेदर द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन अग्रीज विद द अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड। अब ये जो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है आज के टाइम पे ये कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है, लेकिन प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस पीरियड में, जब भी ये हुआ था उस समय जो रिकॉर्ड किया गया था वो आज एज अ कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन सही से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, और दोनों सेम है या नहीं। ओके, इन द प्रेजेंट केस ऑडिटर आइडेंटिफाइड मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विच आर ऑडिटेड बाय मिस्टर ए। मिसेस बी करंट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा था चार्ट में, वो मिसेस बी जो करंट ऑडिटर है इज रिक्वायर्ड टू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा and issue suitable report based on the action taken by the management in this regard। अब मैनेजमेंट ने जो एक्शन लिया उसी रिगार्ड में इशू कर देगा रिपोर्ट। कंक्लूजन, मिसेस बी इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द मैटर टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा कि ये इशू है पिछले प्रीवियस ईयर में, एंड रिक्वेस्ट देम टू इन्फॉर्म द सेम टू मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है, प्रीवियस ऑडिटर, उसको बोलेगा कि भाई इन्फॉर्म कर दो। आफ्टर रिविजन और नॉन रिविजन ऑफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसेस बी में रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। अगर उसने रिवाइज कर दिया तब तो वेरी गुड, वो भूल जाएगा प्रायर पीरियड वाले स्टेटमेंट को, क्योंकि प्रायर पीरियड ऑडिटर ने रिवाइज कर दिया है और वो करंट पीरियड पे ध्यान देगा सिर्फ। अगर उसने नहीं रिवाइज किया है तो वो पहले तो प्रीवियस ऑडिटर का ओपिनियन चेंज कर देगा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले वाले का चेंज कर देगा और सब्सटैंटिव रीजन दे देगा ओएम पैरा में। ठीक है, डन। नेक्स्ट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अविनाश लिमिटेड कंटेन्ड अ क्वालिफिकेशन। अच्छा, 31 March 22 में ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अविनाश लिमिटेड कंटेन्ड अ क्वालिफिकेशन regarding non-provision of diminution in the value of investment to the extent of 50 lakhs। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू का डिमिनेशन हो रहा है, कम हो रहा है, उसका प्रोविजन नहीं बनाया, इसलिए क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया था पहले। एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 22-23, मतलब अब नेक्स्ट ईयर का ऑडिट हो रहा है, तो एज एन ऑडिटर of the company for the year 22-23, how would you report if the company does not make provision, कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया for diminution in the value of investment in the year 22-23। अब क्या हुआ, जिस कारण की वजह से उसको क्वालिफाइड ओपिनियन मिला था पिछले साल, आज तक वो वैसा का वैसा रह गया, अनरिजॉल्व रह गया, तो उस केस में क्या करना है। और सेकंड क्वेश्चन वही दिया कि इफ कंपनी मेक्स एडिक्वेट प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द ईयर 22-23, मतलब यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है। पहला केस बोलता है कि अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सेकंड केस बोलता है अगर रिजॉल्व हो चुका है तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट देखते हैं, प्रायर पीरियड ऑडिट रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट है, ठीक है, तो करंट पीरियड में अगर जिस मैटर की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ा वो मैटर अगर रिजॉल्व हो गया है, बहुत बढ़िया, नीड नॉट रेफर टू द प्रीवियस मॉडिफिकेशन। तो प्रीवियस मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सब रिजॉल्व हो गया, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन प्रायर पीरियड में मॉडिफाइड रिपोर्ट आया था, तो करंट पीरियड में क्या करना होगा, अगर मैटर अनरिजॉल्व रह गया, आज भी वो मैटर अनरिजॉल्व है जिसकी वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन आया था, तो ऑडिटर क्या करेगा, मॉडिफाइड करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मॉडिफाई कर देगा, इस साल का करंट पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो मॉडिफाई कर देगा। ठीक है,
तो एज पर 710, ठीक है, when the auditor's report on the prior period as previously issued included a modified opinion and the matter which gave rise to modified opinion is resolved, properly accounted for or disclosed in the financial statement in accordance with the applicable FRF, the auditor's opinion on the current period need not refer to the previous modification. जो यहाँ पे मैंने बात लिखी यही है. फिर SS 710 further states that the auditor's report on the prior period, as previously issued, included a modified opinion and the matter which gave rise to modification is unresolved. The auditor shall modify the auditor's opinion on the current period's financial statement. तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी है सेकंड पैराग्राफ में. ओके. इन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैराग्राफ, अब क्योंकि आपने मॉडिफाई तो कर दिया, अब बेसिस ऑफ ओपिनियन होता है, तो बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट द ऑडिटर शैल ईदर refer to both the current period's figures and the corresponding figures in the ये यहाँ पे ये चार्ट हमने पढ़ा था कि बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैरा में क्या होगा, दो काम कर सकता है ऑडिटर, ईदर refer to both current period figure and corresponding figure in description of matter giving rise to modification, किस वजह से modification आया बता दो, when the effect or possible effect of matter on current period's figures are material. ठीक है, अगर मटेरियल करंट पीरियड का फिगर या उसके करंट पीरियड पे उसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल है तो उसे मॉडिफाई कर दो. और दूसरा केस क्या हो सकता है, इन अदर केस एक्सप्लेन दैट ऑडिट ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड, एक्सप्लेन कर दो कि ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया गया बिकॉज द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर, क्योंकि जो इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट अनरिजॉल्व मैटर का है ऑन कंपेरेबिलिटी ऑफ करंट पीरियड्स फिगर्स एंड करस्पॉन्डिंग फिगर्स. ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है. In the basis of modification paragraph in the auditor's report, the auditor shall either refer to both current period's figure and corresponding figures in the description of the matter giving rise to modification when the effects or possible effect of the matter on the current period figures are material, or in other cases explain that the audit opinion has been modified because of the effect or possible effect of the unresolved matter on the comparability of the current period's figures and the corresponding figures. तो जैसे इंस्टीट्यूट का आंसर वैसे अपना वो चार्ट भी बना हुआ है. तो कंक्लूजन में पहला केस क्या था कि जब अनरिजॉल्व रह गया तो इफ पी लिमिटेड डज नॉट मेक प्रोविजन द ऑडिटर शैल हैव टू मॉडिफाई हिज रिपोर्ट फॉर बोथ करंट एंड प्रीवियस ईयर्स फिगर्स एज मेंशन्ड अबव. ठीक है, करंट पीरियड को भी मॉडिफाई करेगा, प्रीवियस ईयर के फिगर को मॉडिफाई करेगा. इफ हाउएवर द प्रोविजन इज मेड द ऑडिटर नीड नॉट रेफर टू द अर्लियर ईयर्स मॉडिफिकेशन. ठीक है, डन, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट. It was observed from the modified audit report of the financial statement of AS Limited for the year ended 31st March 22 that depreciation of 2.5 crores for the year 21-22 had been charged off to the statement of profit and loss instead of including it in carrying value of asset under construction. तो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो कोई भी डेप्रिसिएशन होगा प्लांट एंड मशीनरी में तो वो क्या होगा, इंक्लूड होगा इन द कैरिंग वैल्यू और चार्ज, वो पीएनएल में चार्ज नहीं होगा. तो इसने गलती ये करा था कि उसने पीएनएल में चार्ज कर दिया था इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग इट इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन. ओके, और इस वजह से मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे दिया गया था. State in relation to the audit for the year ended 31st March 23 whether such modification in the previous year's audit report would have any audit implication for the current year, and if yes, how would you deal with it in your audit report. तो क्वेश्चन अभी भी वैसा ही है जो पिछला हमने करा था कि अगर वो चीज जिस मैटर के वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो फिर क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे करंट पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन अगर जिस वजह से मॉडिफाइड रिपोर्ट मिला था वो मैटर रिजॉल्व हो गया तो नीड नॉट रिफर टू द प्रीवियस मॉडिफिकेशन. तो ये खेल है. ठीक है, फिर बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैराग्राफ हमने पढ़ा था यहाँ पे भी. बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैराग्राफ, इसमें ईदर मतलब दो ऑप्शन ऑल्टर के पास, या तो दोनों को रेफर कर दे, करंट पीरियड फिगर्स को भी और करस्पॉन्डिंग फिगर्स को भी, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन विद इफेक्ट ऑफ द पॉसिबल इफेक्ट when the effect or possible effect of the matter on the current period figures are material, या फिर in other case explain that the audit opinion has been modified because of the effects or possible effect of the unresolved matter on the comparability of the current period's figures and the corresponding figures. तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली यहाँ तक सेम है. ठीक है, पढ़ सकते हैं.
यहाँ तक बिल्कुल सेम है 710 का इंट्रोडक्शन, और फिर क्या क्या होगा ये ठीक है। अब फर्दर फर्दर यहाँ पे बात हुआ है कि हमने जो ये पढ़ा था रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट कॉमन फॉर बोथ, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्दर इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड वे ऑडिटेड बाय अ प्रेडिसेसर ऑडिटर एंड ऑडिटर इज परमिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, प्रेडिसेसर ऑडिटर के थ्रू ऑडिट हुआ था, or if it is permitted by law and regulation to refer to the predecessor auditor's report on the corresponding figures and decides to do so, the auditor shall state in an other matter paragraph the auditor's report that financial statement of the prior period were audited by the predecessor auditor, the type of opinion expressed by the predecessor auditor, and if opinion was modified, the reason thereof, अगर modify हुआ तो क्यों हुआ था, और and date of that report। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट कॉमन फॉर बोथ इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर। हमारे क्वेश्चन के केस में यही है, प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया था, तो इसमें क्या करना था, ऑडिटर शैल स्टेट इन ऑडिट रिपोर्ट क्या, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय द प्रेडिसेसर ऑडिटर, टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर, और अगर मॉडिफाई किया तो क्यों किया है, एंड द डेट ऑफ दैट ऑडिट रिपोर्ट। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा भी था नोट में, in case of corresponding figures this is required only if permitted by law or regulation। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसे ही था, ऑडिटर इफ परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। करस्पॉन्डिंग फिगर के बारे में बात थी कि वो अदर मैटर पैराग्राफ में लिख दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड बाय ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर, टाइप ऑफ ओपिनियन जो प्रेडिसेसर ऑडिटर ने दिया था, और अगर ओपिनियन मॉडिफाइड था तो रीजन देयरफॉर एंड डेट ऑफ दैट रिपोर्ट। अब इंसिडेंट केस में वही कहानी है। कंक्लूजन, मॉडिफिकेशन इन द प्रेडिसेसर ऑडिटर audit report will impact the current period audit report and auditor shall deal in accordance with SA 710 as mentioned above। Okay, now the last question. You as a statutory auditor had audited the financial statements of A Limited, a listed company, for financial year 22 The company has included the comparative financial information मतलब किसकी बात हो रही है, ये comparative information, comparative financial statement की नहीं, comparative financial information in the financial statement prepared for the current financial year 22-23। You as an auditor want to obtain sufficient appropriate audit evidence that comparative financial information has been presented in all material aspects in accordance with the requirement of applicable financial reporting framework। ठीक है, तो एज एन ऑडिटर मुझे क्या चाहिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो प्रेजेंट किया गया है वो in all material aspects in accordance with requirement of applicable FRF है। List out audit procedures as specified in relevant essay which you are required to follow for the purpose। तो हमने यहाँ पे पूरा पढ़ा था, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में सवाल है, और हमने पढ़ा था ऑडिट प्रोसीजर फॉर कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर लगा देते पहले कि जो भी कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है वो एग्री करता है विद द अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन प्रायर पीरियड। अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड है इन करंट पीरियड, और अगर कोई चेंज है तो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है, प्रेजेंटेड है। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखता है, अगर कोई पॉसिबल मिसस्टेटमेंट कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में दिखता है ऑडिटर को, तो वो परफॉर्म करेगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर हैड ऑडिटेड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर इसी ऑडिटर ने ऑडिट किया प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो ही शुड फॉलो रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 560 मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट। एंड फाइनली रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में था कि एसए 580 के हिसाब से ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन, और अगर उसे चाहिए कोई स्पेसिफिक रिटन रिप्रेजेंटेशन तो वो भी ऑब्टेन कर सकता है रिगार्डिंग एनी प्रायर पीरियड आइटम दैट इज डिस्क्लोज इन द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख लेते हैं इसमें क्या आंसर में। तो ऐसा 710 कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, इसका पूरा इंट्रोडक्शन है। टू एग्जामिन द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर, डिटरमाइन करेगा whether financial statement include comparative information required by applicable FRF and whether such information is classified appropriately। तो एक लाइन और ऐड करना होगा कि क्या जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हुआ है या नहीं, और प्रॉपर्ली और अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है या नहीं। फिर इवेलुएट करना था कि whether the comparative information agree with the amount and other disclosures presented in the prior period। ठीक है, अग्री करता है कि नहीं। दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी वाला था, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है या नहीं, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर्ली अकाउंटेड और एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज हुआ है या नहीं। अगर ऑडिटर को पता चलता है पॉसिबल मिसस्टेटमेंट के बारे में तो वो क्या करेगा,
auditor shall perform such additional audit procedures as are necessary in the circumstances to obtain sufficient and appropriate audit evidence to determine whether material misstatement exists. ठीक है, वो additional audit procedures perform करेगा to obtain sufficient appropriate audit evidence to determine whether material misstatement exists. फिर if auditor had audited the prior period financial statement, the auditor shall also follow relevant requirement of SA 560 subsequent events. फिर written representation के बारे में वही था कि auditor shall request written representation for all periods referred to in the auditor's opinion. The auditor shall also obtain specific written representation regarding any prior period item that is separately disclosed in the current year's statement of profit and loss. तो नोट्स में सारा exactly same points था. यहाँ पे खत्म होता है हमारा 710. अब लास्ट 720 बचा हमारा इस 700 सीरीज में. फिर चलेंगे 300, 200 और 400 सीरीज करने. Okay then, see you in the next standard. Bye bye.